एक कामयाब बिजनेसमैन होने के नाते आपने स्विच पॉलिटिशियन किया, क्या मजबूरी रही इसमें? बिल्कुल, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बाप का हाथ रहा हो। मेरा कोई बाप दादा मिनिस्टर नहीं था, एमएलए नहीं था, पॉलिटिक्स में नहीं। इसमें आया ये सोचने के लिए कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं। तब भी आपने बिजनेसमैन होकर भी आपने लोगों के काम में, और बिजनेसमैन होकर भी आप नहीं कर पाते हैं वो चीज जो पॉलिटिशियन बनकर आप करना चाहते हैं। मैं बहुत सारे काम होते हैं, देखिए आप देख रहे हैं लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे। हम हर जगह जाते हैं जहाँ जम्मू कश्मीर में अभी बेरोजगारी रोज पे है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन सभी लोग यही दावा करते हैं हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, जबकि बढ़ता ही इसका ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। तो उन बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देने वाला तो अल्लाह है, बेशक बस जरिया होता है अल्लाह ताला को। और ये आजमाइश भी होती है, अल्लाह ताला ने अगर किसी को कुछ दिया तो अल्लाह ताला भी देखता है कि मैं देखूंगा कि ये क्या करेगा। अगर मैं जीरो से अपना बिजनेस आपने शुरू किया है, आज बुलंदियां छू रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इस बीच ये जीरो से स्टार्ट करना, अभी आप बुलंदियां छू रहे हो, कैसा ये सफर रहा? इस वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया, तो मैंने सोचा नहीं, लोगों को रियायत मिलनी चाहिए, तो ये मेरा मकसद था पॉलिटिक्स में आने। ये आपको सिक्योरिटी भी दी गई थी, लेकिन आपने वो सिक्योरिटी वापस क्यों की? जब मुझे अगर काम करना है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे सामने 10-15 पुलिस वाले घूम रहे हैं मेरे साथ साथ। मुझे उन चीजों से नहीं, मुझे सिर्फ काम करना है, मेरे को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। खासकर किस प्रकार की ग्रीवेंस आपके पास आती है और किस जगह से आपके पास लोग आते हैं अपनी ग्रीवेंस को लिए? देखिए, ईद से लोग आते हैं मेरे घर पे, मैंने किसी को मना नहीं किया है। जो भी मेरे ऑफिस में आएगा, मेरे घर पे आएगा, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं हमने सुना है, बल्कि हमने देखा भी है, कई सारी यतीम लड़कियों की, कई सारी गरीब बच्चियों की आपने निकाह करवाया। तो मैं कोई नहीं होता हूँ, ये अल्लाह ताला तक सब है। जब अल्लाह ताला ने मेरे को वो कुव्वत दी थी, तब जाके मैंने किसी की हेल्प की। अभी जिस तरह से आपने बेड़ा उठाया है बेरोजगार को रोजगार देना, अभी आपकी फैक्ट्री में कितने मुलाजिम काम कर रहे हैं? क्या इसमें और इजाफा हो सकता है आपकी फैक्ट्री में, ताकि आप बेरोजगारों को और बेरोजगार दें? देखिए, इतना काम मेरे पास आ गया कि मैं चाहता हूँ अब और 5 होने चाहिए। ये तब था कि जब मैं भी सोच हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। शो में आज आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो पेशे से बिजनेसमैन है, लेकिन दिल से एक नेक इंसान भी है, जो जरूरतमंदों के मददगार है और सियासत में भी दखल रखते हैं। आज हम आपको मिलाएंगे खुदा के उस नेक बंदे से जो लोगों की मदद का जरिया बनता है, जो नौजवान पीढ़ी के बारे में सोचता है, उनके हक हुकूक की आवाज बुलंद करता है। आज उसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसके हौसले की उड़ान से हर कश्मीरी फख्र करता है और हर कश्मीरी युवा आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है। जी हां, आज हमारे मेहमान हैं मशहूर बिजनेसमैन और सियासतदान अबरार अहमद भट्ट। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता शौकत बेग ने। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फैक्ट पोस्ट की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जमीनी हकीकत आप तक पहुंचा दे। इससे पहले पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू हमने आप तक पहुंचा दिए, कामयाब बिजनेसमैन के इंटरव्यू आप तक पहुंचाए। इसी जमन आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है अबरार अहमद भट्ट, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन है, जिनका नाम बिजनेसमैनों में से गिना जाता है। और उन्होंने हाल ही में रिसेंटली बिजनेसमैन होने के बावजूद भी स्विच किया पॉलिटिशियन को। मजीद बातचीत करेंगे अबरार अहमद भट्ट साहब से, उनसे करेंगे कुछ खुसूसी बातचीत। सबसे पहले अबरार साहब, खैर मकदम हम आपका करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार साहब, समझना चाहेंगे एक कामयाब बिजनेसमैन होने के नाते आपने स्विच पॉलिटिशियन किया, क्या मजबूरी रही इसमें? देखिए, एक्चुअली ये मेरा पैशन था। बचपन से मैं चाहता था कि किसी की हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता, ये बचपन से ही था मेरे को। तो बिकॉज ये मेरे पेरेंट्स से भी मेरे को मिला है। मेरे जो वालिद साहब है वो एक खुद राइटर भी है, स्कॉलर भी उनको कह सकते हैं। वो मेरे गाइड रह चुके हैं। मेरे फादर कहते हैं ना, हर किसी इंसान की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। बिल्कुल, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बाप का हाथ था। तो इस वजह से अभी मेरा जो बिजनेस है, मेरी एक फर्म है यहाँ पे। हम वुड्स के साथ करते हैं, टिम्बर के साथ करते हैं, इंपोर्टेड लोकल टिम्बर के साथ हम करते हैं यहाँ पे। ये मेरी फैक्ट्री है यहाँ पे। तकरीबन 14 एम्प्लॉय मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं एक्चुअली एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा कोई बाप दादा मिनिस्टर नहीं था, एमएलए नहीं था, पॉलिटिक्स में नहीं। इसमें आया ये
सोचने के लिए कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं। तो ये मेरा मकसद था पॉलिटिक्स आने में। तो इससे पहले आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कोई हमारे वो रिश्ते में कुछ कोई नहीं था कि जो पॉलिटिक्स में था। मैं फर्स्ट बंदा हूँ वो फैमिली में जो पॉलिटिक्स में आया। तो आपसे समझना चाहेंगे, बिजनेसमैन होने के नाते आपने, जब आप बिजनेसमैन भी थे, माशाल्लाह अभी भी हो, तब भी आपने 2014 फ्लड की अगर बात करें, कोविड की अगर बात करें, तब भी आपने बहुत सारा काम किया आपने लोगों के लिए। ये हम यहाँ पर गिनाएंगे नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ें गिनाना, कहाँ किया और क्या नहीं किया। तब भी आपने बिजनेसमैन होकर भी आपने लोगों के काम किए। लेकिन पॉलिटिशियन में आने के बाद किस तरह का काम आप करना चाहते हैं लोगों के, और बिजनेसमैन होने में और बिजनेसमैन होकर भी आप नहीं कर पाते हैं वो चीज़ जो पॉलिटिशियन बनकर आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैंने बहुत सारी पार्टियां देखी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी थी, यहाँ पे पीपी था, कांग्रेस था। तो स्टार्टिंग में जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मैं एक्चुअली कांग्रेस में पहले आया। तो कांग्रेस में एज अ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट यूथ का मैं था। तो फिर मैंने कांग्रेस क्विट किया। फिर मैं आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में मैंने 2019 में मैंने ज्वाइन किया, एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैंने ज्वाइन किया। फिर जब मतलब मेरी पार्टी ने बाहर के, जब उन्होंने मेरा काम देखा, मेरा सेटअप देखा, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से उठा के मुझे कश्मीर प्रोविंस का प्रेसिडेंट चुना गया। तो उसके बाद मैंने फिर से अपना काम किया, मेहनत से किया, हर जगह में गया। उसके बाद मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट चुना गया, जेएंडके अभी पूरा देखता हूँ मैं। स्टेट का स्पोक्स पर्सन भी मुझे पार्टी की तरफ से चुना गया। अभी फिलहाल मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो अभी हमारी पार्टी में बहुत सारे काम होते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे। हम हर जगह जाते हैं, जहाँ से भी मुझे कॉल आती है ग्रीवेंस के रिलेटेड, हम वहाँ पे जाते हैं। मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ, अपनी टीम लेके जाता हूँ, मीडिया लेके जाता हूँ। वहाँ के लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम सॉल्व उनको करके देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो, पुलिस के रिलेटेड हो, म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड हो, जिस भी रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे पास आती है वो प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन निकालता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को जो क्विकली हमारी ग्रीवेंसेस पे एक्शन लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में अभी बेरोजगारी रोज पे है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन सभी लोग यही दावा करते हैं हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, जबकि बढ़ता ही इसका ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। तो उन बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ऑलरेडी आप अगर देखेंगे, जो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, 96 में उन्होंने रेलवे का यहाँ पे किया, रेलवे उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया 96 में, जिसमें आज तक तकरीबन उसमें वो रोजगार कितने चल रहे हैं, यहाँ के जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो तो हमने लाया 96 में यहाँ पे। और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमने लाए थे, जबकि स्टेट की गवर्नमेंट तब हमारे साथ उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो हाल ही हमने लसीपोरा में भी एक स्टील प्लांट खोला था, तब उमर साहब की सरकार थी। तो फिर उस टाइम उन्होंने वो वहाँ पे इंस्टॉल होने नहीं दिया। तो हम अभी भी जाते हैं, मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अभी भी, छोड़िए बिजनेस को छोड़िए, मैं अभी भी जाता हूँ जहाँ से मुझे ग्रीवेंस आती है। लोग मेरे घर पे डेलीगेशन जो भी आते हैं, जो भी उनके मसले होते हैं, वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके जाता हूँ और जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से मेरी फैन फॉलोइंग भी बहुत हो गई, लोग भी मुझे चाहते हैं काफ़ी। वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अभी भी मैं तो पहला फोकस अपने बिजनेस को करता हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से ये बिजनेस चल रहा है। तो फर्स्टली मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे भी तकरीबन 14 एम्प्लॉय है जो काम कर रहे हैं मेरी फैक्ट्री में अभी, तो मैं उनको मैनेज करता हूँ। इतने रोजगार चल रहे हैं। अल्लाह ताला तो रोजगार देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन अब ये जरिया होता है, अल्लाह ने जरिया रखा होता है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे फैक्ट्री में अगर 14 मुलाजिम है, ये मुझे खुशी है कि ये 14 चूल्हे मेरी फैक्ट्री में चलते हैं। देने वाला तो अल्लाह है, बेशक, बस जरिया होता है अल्लाह ताला को। और ये आजमाइश भी होती है, अल्लाह ताला ने अगर किसी को कुछ दिया तो अल्लाह ताला भी देखता है कि मैं देखूंगा कि ये क्या करेगा, अगर मैंने इसको दिया तो ये इस तरीके से इसको यूटिलाइज करेगा। तो ये मेरा था। तो अबरार साहब, आपसे समझना चाहेंगे, जीरो से अपना बिजनेस आपने शुरू किया, आज बुलंदियां छू रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इस बीच ये जीरो से स्टार्ट करना, अभी आप बुलंदियां छू रहे हो, कैसा ये सफर रहा? देखिए, इस बिजनेस में तो मैं तब तकरीबन, मुझे लगता है जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो मेरे को जॉब ऑलरेडी बाहर भी आ रहा था, तो लेकिन फिर मेरे वालिद साहब ने बोला नहीं, हमारा अपना बिजनेस है, आप बिजनेस पे फोकस करो। फिर 2012 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया।
तो मैं मेरे ऑलरेडी बिजनेस था ही, वालिद साहब के साथ मैं टच में रहा। तो फिर मैंने सोचा अब अगर मेरे जो वालिद साहब है इन्होंने एक हद तक बिजनेस रखा है, मैं इसको बूस्ट करूँ। आपने अपग्रेड किया। अपग्रेड, एग्जैक्टली, मैंने इसको बूस्ट किया, मैं थोड़ा ऊपर लेके गया अपने बिजनेस को। कामयाबी देने वाला तो अल्लाह ताला है। देखिए जब मेरी नीयत सही थी तो अल्लाह ताला ने मुझे खुद ही कामयाबी, मेरे लिए खुद ही रास्ते खोल गए, खुले मेरे लिए रास्ते। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है, अभी हम काम कर रहे हैं। शुक्र है उस परवरदिगार का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये इन चीज़ों। ऑलरेडी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैं ये जो आप बोल रहे हैं बिजनेस, मैं तो बिजनेस में था ही। अब इसके अलावा मैं और भी सोचता था कि मैं किसी की हेल्प करूं। अब वो हेल्प कैसे हो सकती है? देखिए बिजनेस और पॉलिटिशियन, देखिए जब मैं बिजनेस में था तो अब अगर मैं किसी की ग्रीवेंस, कोई आता मेरे पास ग्रीवेंस लेके, तो मैं आगे जाके वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता। तो एडमिनिस्ट्रेशन बोलते चलो जी ये बिजनेसमैन है, हमें इसकी क्या सुनने की जरूरत है। इस वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। तो मैंने सोचा नहीं, लोगों को रियायत मिलनी चाहिए, तो ये मेरा मकसद था पॉलिटिक्स में आने का। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर छोटा मोटा पॉलिटिशियन होता है या छोटा मोटा बिजनेसमैन होता है, हर एक के पास अपने बैकग्राउंड के लिए सिक्योरिटी होती है। तो आपसे समझना चाहिए आपको सिक्योरिटी भी दी गई थी, और लेकिन आपने वो सिक्योरिटी वापस क्यों की? जब एक कामयाब बिजनेसमैन हो, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, अब पॉलिटिशियन भी हो, लेकिन सिक्योरिटी को वापस करना और सिक्योरिटी को रखना, इन दोनों में क्या फर्क है और क्यों आपने सिक्योरिटी को वापस किया? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जब मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई तो मैंने सोचा मेरे को दिखावे के लिए नहीं चाहिए ये चीजें। देखिए मुझे अगर काम करना है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे सामने 10-15 पुलिस वाले घूम रहे हैं मेरे साथ साथ है, मुझे उन चीजों से नहीं है, मुझे सिर्फ काम करना है। और मुझे शो ऑफ नहीं अपने आप को कर रहा है कि जैसे बाकी लीडर्स घूमते हैं सिक्योरिटी लेके, सब कुछ लेके वहां यहाँ। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मुझे अपने बिजनेस का भी देखना है, मुझे अपनी फैमिली का भी देखना है, घर भी देखना है, लोगों का भी देखना है। और सिक्योरिटी मेरे को लगता है मेरे को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक कॉमन मैन था। हाँ मैं पॉलिटिशियन में आया अभी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी तकरीबन 8 साल से मेरा पॉलिटिक्स बैकग्राउंड रहा है। तो मेरे को नहीं लगा मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि जब मैं अपना काम सिंसियरली कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, तो मुझे किस लिए सिक्योरिटी की जरूरत है? जबकि मुझे प्रोवाइड भी की गई सिक्योरिटी, मैंने बोला नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैंने अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ की। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं घूम रहा हूँ, मुझे कभी निकलना होता है, मेरे को कभी बिजनेस ट्रिप्स होती है वहाँ यहाँ, तो उस वजह से मैंने सोचा नहीं जब मैं सिक्योरिटी लूंगा तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा, मेरे को फिर पूछना पड़ेगा पीसीआर को, मुझे वहां जाना है यहाँ जाना है। तो वो छोड़ के मैंने सोचा नहीं, मैं एक कॉमन मैन की तरह काम करूँ। अगर साहब जिस तरह से आपने अभी कहा है हमें कि लोगों की ग्रीवेंस आपको आ रही है, आप उन एरियाओं में जाते हो, ग्रीवेंस देखते हो, उन फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर उनका अजाला भी करवाते हो, खासकर किस प्रकार की ग्रीवेंस आपके पास आती है और किस जगह से आपके पास लोग आते हैं अपनी ग्रीवेंस को लेकर? देखिए हर किसी डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास लोग आते हैं। ऑलरेडी हमारी जो पार्टी है ये तो नेशनल लेवल पे है, ये तो स्टेट लेवल पे नहीं है। हमारे बिहार में भी एमपीज है, तो ऑलरेडी दिल्ली में भी हमारी पार्टी एक्टिव है। तो यहाँ पे भी हर जगह पे मुझे जब भी ग्रीवेंस आती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड हो, वो रोड्स के रिलेटेड हो, म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड हो, तो जो भी ग्रीवेंस हमें आती है तो मैं उस पर क्विकली काम करता हूँ। मेरे पास डेलीगेशंस आते हैं, चाहे उनको जो भी प्रॉब्लम होती है मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहता हूँ। अपनी मुझे 1 महीने पहले हमें हवलपुरा से ग्रीवेंस आई, उनको वहाँ पे ड्रेनेज का वो मसला था। तो उन्होंने बोला कि जब बारिश पड़ती है लोगों को दिक्कत होती है निकलने में, बच्चों को दिक्कत होती है निकलने में, क्योंकि पानी सड़क के ऊपर आता है। तो मैं गया अपनी टीम लेके, जब मैंने वहाँ पे विजिट किया, मीडिया भी मेरे साथ था, वहाँ से वो मैंने कलेक्ट करके आगे जाके उनको ड्रेनेज का मसला भी मैंने दे दिया। ऐसे ही बहुत सारी ग्रीवेंसेज आती है। देखिए ग्रीवेंसेज तो काफी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की ग्रीवेंस हो, देखिए इलेक्ट्रिसिटी की ग्रीवेंसेज भी आती है मेरे पास। किसी को फॉर एग्जांपल बिल 50,000 होती है, वो पे नहीं करता है। आपको भी शायद पता है, एक बिमला में आप मेरे साथ थे जब वो इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, तब तो आप मेरे साथ थे, वो भी वहाँ पे हमने उनको करके दिया। और भी लोग आते हैं, बड़ी उम्मीद से लोग आते हैं मेरे घर पे। मैंने किसी को मना नहीं किया है, जो भी मेरे ऑफिस में आएगा, मेरे घर पे आएगा, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, मैं शाना बशाना खड़ा हूँ। मुझे तो ग्राउंड जीरो पे काम करना है, मैं तो रुकूंगा नहीं। अगर साहब काफ़ी समय से मैं सोचता था आपसे ये सवाल करूं, मुझे नहीं पता है कि मैं सही कर रहा हूँ इस बार ये सवाल करते या नहीं। हमने सुना है, बल्कि हमने देखा भी है, कई सारी यतीम लड़कियों की, कई सारी गरीब बच्चियों की आपने निकाह करवाए। देखिए
वो तो खैर आप बोल नहीं सकते हैं इस टाइम, क्योंकि इंसान अगर कुछ करेगा, जब मैंने बोल दिया तो मैंने ये सब कुछ खो दिया। हाँ, अब मैंने अब अगर किया तो मैं कोई नहीं होता हूँ, ये अल्लाह ताला तक सब है। जब अल्लाह ताला ने मेरे को वो कुव्वत दी थी तब जाके मैंने किसी की हेल्प, अब अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं किसी को नहीं देता। तो ये अल्लाह ताला, मैं परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस परवरदिगार ने मुझे इन चीज़ों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिजनेस भी माशाल्लाह एस्टेब्लिश है, मेरा घर है, फैमिली है, सब कुछ है मेरे पास। तो मुझे ना ही पैसों की लालच है, ना ही मैंने इसलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया कि मुझे पैसे चाहिए। आप देखिए, अगर आपको कोई भी बोलेगा कि अबरार साहब ने 10 रुपए किसी के खाए हैं, मैं घंटाघर के पास अपने आप को फांसी दे दूंगा। मेरे ऑफिस में हमारी वर्कर्स जो है, महिला विंग है हमारी, उसमें काफ़ी सारी गरीब लड़कियां भी आ रही है, उनको मैं अपनी जेब से किराया देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये बेचारियाँ लेडीज़ है, ये हमारे पास आती है, तो उनको मैं किराया भी प्रोवाइड करता हूँ, उनका जो बस फेयर होता है वो भी मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। अब ये खैर मैं इस टाइम बोलना नहीं चाहता था, अब आपने मुझे मजबूर किया ये बोलने पे, अदरवाइज मुझे तो ये चीज़ें बोलनी नहीं। नहीं, जो अच्छी चीजें हैं वो तो सामने आनी चाहिए, लोगों के बीच में बात जानी चाहिए। वो तो सही बात है। देखिए, पॉलिटिशियंस अगर 100 काम अच्छे करेगा ना, वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन एक काम में अगर खराबी हो गई ना, वो पूरी दुनिया को दिखता है। अबरार साहब, आपसे समझना चाहेंगे, शादी एक रहमत है, रहमत है हमारे लिए, बिल्कुल। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये बिदअत बन चुका है। 30, 35, 40, 45, यहाँ तक 50 साल की उम्र तक भी बच्चे बच्चियां अभी बिना शादी के हैं। सबसे अहम वजह क्या मानते हो आप इसको? देखिए, यहाँ पे एक चीज मुझे लगता है, जहां तक मैंने रियलाइज किया, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे, देखिए मैं एक चीज आपको बताऊंगा। सपोज कोई लड़का है, इसका प्रोफेशन अगर ये डॉक्टर है, तो ये देखता है कि मुझे वो लड़की मिलनी चाहिए जिसके पास 10 की 10 चीजें होंगी, और 10 की 10 चीजें तो मैच नहीं होगी। कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज तो कोऑपरेट करना है, सारे पैरामीटर्स तो बराबर नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। अब अगर लड़का है, लड़की है, अब अगर उसको शादी करनी है, अगर उसने 10 पॉइंट रखे हैं कि नहीं मेरे पार्टनर में ये 10 चीजें होनी चाहिए, अब अगर उसको 10 में से 5 भी मिलती है तो उसको मुझे लगता है करना चाहिए। तो यहाँ पे अब रुकते इसीलिए नहीं जी, लड़का इकलौता होना चाहिए, लड़के का। मुझे लगता है डिवोर्स का एक वजह है अंडरस्टैंडिंग। जो एक हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। देखिए, सपोज मैंने शादी की, मेरी एक थिंकिंग है, मेरी एक आइडियोलॉजी है, मेरी वाइफ की दूसरी आइडियोलॉजी है। अब ये जिंदगी हमें चलानी है। देखिए, ये अब हम कैसे चलाएंगे? सपोज मैं, मान लो मेरा नेचर जो है, मैं थोड़ा नेचर में तेज तरार हूँ। मैं अगर तेज तरार हूँ, मेरी वाइफ को थोड़ा कूल रहना है। अब अगर मेरी वाइफ तेज तरार है, मुझे थोड़ा कूल रहना है, तब जाके ये रिश्ता आगे तक जाता है। अदरवाइज जब छोटी सी बातों पे देखिए पंगा होता है आजकल, जो सिनिस गो नून जात तलाक, मामूली सा हो गया तलाक। अरे भाई, ये चीजें नहीं है। थोड़ा अपने लाइफ को स्टेबल तरीके से रखो। देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपस में सुलझाओ। जरूरत क्या है डिवोर्स करने की? जम्मू कश्मीर में शादियों पे फजूल खर्चियां बहुत होती है जी। इससे पहले अगर शादी होती थी, निकाह में हक महर की अगर बात करें तो हक महर लड़की की कमाई देखकर तय किया जाता था। लेकिन आज हम देख, एक हक महर एक बिजनेस सा बन चुका है। भाई 10 लाख देने हैं, 15 लाख देने हैं, 20 लाख देने हैं। अब लड़के की उतनी औकात है या नहीं है, मगर ये 15 लाख हमें देने ही देने हैं। ये वजह भी है, अभी जो है शादी की उम्र बच्चियों की जो है निकल चुकी है। क्या आप मानते हो इसको, ये सबसे बड़ी वजह? बहुत बड़ी वजह है, यही तो एक फैक्टर है ना। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो लाइफ है, लाइफ में मतलब हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है, अल्लाह ताला ने इसमें हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह में सुकून है। देखिए, अगर आप देखेंगे, अल्लाह ताला ने हर चीज प्यार बनाया है। आप देखिए, जानवरों में भी पेयर रखा है, ऊद पेड़े है उसमें भी पेयर्स बना के है, हत्ता कि ये हमारा कुरान भी कहता है कि जन्नत में भी हमने पेयर रखा है, यानी कि जन्नत में भी कुंवारा नहीं है। क्यों? ये अगर देखेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा एक पस मंजर है जो इंसान समझ नहीं पाता है। पढ़े लिखे इंसान भी ये समझ नहीं पाते। यहाँ पे मैंने बोला ना आपको, पहले देखिए मैं आपको इसी, जो आपने ये हक महर की बात की, मेरा एक दोस्त है,
उसकी जब शादी होने वाली थी, उसको शादी से पहले उसको वाइफ बोल रही है कि नहीं जी आप एक मकान ले लो, सेपरेट मकान, वो आप मुझे महल। अरे भाई क्यों, ऐसा क्यों? नहीं मुझे बोलिए किस लिए ये चीजें, यानी कि पहले ही हमारी नीयत साफ नहीं है, पहले ही नीयत में। अब जब इंसान की नीयत साफ नहीं है तो इंसान कामयाब कहाँ हो जाएगा? देखिए ये है इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिस जैसी मेरी जितनी साफ नीयत होगी उतना मैं आगे जाऊंगा। मेरी नीयत अगर खराब होगी, खुदा ना खास्ता मैं किसी को यूज करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, तो इस दुनिया का तो छोड़िए आखिरत में तो सजा है। मेरे को अपने उस्ताद ने एक नसीहत की है, मुझे वो अभी भी याद है, बोला भैया थोड़े से मजे के लिए गुनाह मत करो, थोड़े से मजे के लिए गुनाह मत करो, मजा खत्म हो जाएगा, गुनाह बाकी रहेगा, आखिरत में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो ये है ना, ये लिखते हैं क्या क्या फरिश्ते जो हमारे लिए बैठे हुए हैं, ये लिखते हैं डायरी, हम कहाँ गए, क्या किया, किससे किया, क्या किया, ये तो सारा ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। और जब क़यामत के दिन ये खोला जाएगा तो किस मुंह से हम अल्लाह के पास जाएंगे? हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे भेजा था कि भाई मैंने इंसान को बनाया इसलिए कि इंसान मतलब किसी की खिदमत करे। अब अगर अल्लाह ताला ने किसी को, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं हमारे, मतलब मेरे दोस्त काफ़ी डॉक्टर्स हैं, मेरे दोस्त कनाडा में है डॉक्टर, अमेरिका में डॉक्टर है दोस्त, यहाँ पे भी श्रीनगर में भी काफ़ी सारे दोस्त मेरे जो मेरे बैचमेट्स हैं वो डॉक्टर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं कि जो पेशेंट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं कि पेशेंट वहीं पे ठीक होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं किसी को ह्यूमिलेट करने का। बहरहाल अबरार साहब आपसे एक आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से आपने बेड़ा उठाया है बेरोजगार को रोजगार देना, अभी आपकी फैक्ट्री में कितने मुलाजिम काम कर रहे हैं? क्या इसमें और इजाफा हो सकता है आपकी फैक्ट्री में ताकि आप बेरोजगारों को और बेरोजगार कर सकें? देखिए मेरी फैक्ट्री में अभी 14 एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम थोड़ा बिजनेस अभी थोड़ा कम है, बिजनेस अभी थोड़ा कम है, ये थ्रू इंडिया है, कश्मीर में नहीं है। तो लास्ट टाइम मैं सोच रहा था कि नहीं अब अगर 14 एम्प्लॉय है इस टाइम, मुझे फिलहाल 12 एम्प्लॉय से भी काम निकलेगा। लेकिन फिर जब मैंने घर पे सोचा, मैंने सोचा नहीं ये 2 रोजगार है, ये 2 चूल्हे, मैं क्यों किसी का रोजगार छीन लूं? तो जब मेरे ये दिमाग में आया, फिर जब 2 दिन हो गए, इतना काम मेरे पास आ गया कि मैं चाहता हूँ अब और 5 होने चाहिए। ये तब था कि जब मैं भी सोचता हूँ किसी के बारे में। अभी मेरे फैक्ट्री में मेरे एम्प्लॉइज हैं, मैं इनको ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे मेरे बच्चे हैं। करना भी चाहिए। ये आप देखिए जब फंक्शंस कहीं पे, हमारा एक घर पे फंक्शन था, तो मेरे फैक्ट्री के एम्प्लॉय वहाँ आ गए काम करने के लिए, नहीं जी सर हम आपके घर पे आएंगे, हम खुद काम करेंगे। तो जब हमने गेस्ट्स को खाना वाना दिया, लास्ट में मुझे खाना खाना है। आप मुझे बोलिए कौन बिजनेसमैन अपने वर्कर्स के साथ खाना खाता है? मैं अपने वर्कर्स के साथ प्राणी में खाना खाता हूँ। मैंने कभी भी अपने आप पे ये गरूर तकब्बुर नहीं किया कि नहीं ये छोटा है। अब्रार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दे दिया, इसलिए हम फैक्ट पोस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो ये थे हमारे साथ एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब पॉलिटिशियन भी, अब मिस्टर अबरार अहमद, जिन्होंने फैक्ट पोस्ट के साथ खुसूसी बातचीत की। कैमरा पर्सन मंजूर पख्तून, शौकत भाई, फैक्ट पोस्ट श्रीनगर। तो ये थी मशहूर बिजनेसमैन की कहानी, अबरार अहमद भट्ट की जुबानी। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।